हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पति स्टडी पॉइंट पे। दोस्त मैं हूं बलराम सैनी और हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में हमने संख्याओं का ज्ञान सीखा। हमने देखा कि सम, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, परिमेय संख्या क्या होती है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्त बात करते हैं आज ऐसी लगातार एकमात्र तीन विषम संख्याएं जो अभाज्य भी हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी लगातार तीन विषम संख्याएं जो अभाज्य भी हो वो केवल और केवल तीन संख्याएं होती है, 3, 5, 7। 3, 5, 7। देखो अगर इस कंसेप्ट का ना बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। बेटा कैसे होता है देखो समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तथा उनमें से दो संख्याओं का अंतर 36 है। हमें दिया गया है कि तीन लगातार संख्याओं का योग कितना है, 100 है। तो क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, हल कैसे करेंगे। हमारे पास में योग सम दिया गया है। हमें योग सम कब प्राप्त हो सकता है, और तीन संख्याएं और संख्याएं कैसी है, अभाज्य। तो तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे हमारे पास में योग सम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक सम संख्या में विषम को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा। जब भी आप सम के अंदर एक विषम को जोड़ोगे तो आपको विषम ही मिलेगी। क्या मिलेगी रिजल्ट में, विषम। तो यहाँ तक तो विषम है हमारे पास में। अगर फिर विषम संख्या के अंदर मैं विषम संख्या को जोड़ता हूँ, तो विषम संख्या में विषम को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इन दोनों का रिजल्ट मिल रहा है मुझे विषम संख्या, ठीक है। अब मैं विषम के अंदर विषम ही जोड़ रहा हूँ वापस, तो मुझे क्या मिलेगा, सम संख्या। क्या मिलेगा, सम संख्या। यानी कि मैं इस फॉर्मेट को इस रूप में जमा सकता हूँ। इस रूप का मतलब है कि मुझे सम संख्या में विषम जोड़ना पड़ेगा पहले, फिर मुझे विषम मिलेगा रिजल्ट में। विषम मिलने के बाद विषम में विषम जोड़ेंगे तब सम मिलेगा। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमें पता है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 100 है, इसका मतलब ये होगा कि 100 तो एक सम संख्या है। मुझे रिजल्ट सम संख्या बनाना है, तो रिजल्ट सम संख्या बनाने के लिए पहले हम सम व विषम को जोड़ेंगे, जो कि रिजल्ट में विषम मिलेगी। विषम में विषम को जोड़ेंगे तब जाके सम प्राप्त होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ रहा है, जैसे ही मैं सम को देखूंगा तो मेरा दिमाग तुरंत चल जाना चाहिए कि एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो एकमात्र ऐसी संख्या केवल और केवल दो है। बेटा कौन सी है, केवल और केवल दो है। तो यहाँ तक का तो ठीक है कि बिल्कुल दो होगी हमारे पास में विषम संख्या। अब आगे देखो, मुझे योग को 100 करना है बेटा। इनके योग को क्या करना है, इनके योग को मुझे 100 करना है। अब मुझे योग 100 लाने के लिए यहाँ पे मेरे पास में योग 100 है। मेरे पास में बचा कितना, अगर मैं 100 में से 2 माइनस करके देखूँ तो 98, यानी कि 98 बचा। मुझे इन दोनों संख्याओं का योग कितना लाना है, 98। और मुझे दिया है कि उसमें उनमें से दो संख्याओं का अंतर कितना है, 36, यानी कि 36 है। अगर दो संख्याओं का अंतर 36 है, दो संख्याओं का योग 98 है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ बेटा। उनमें से सूत्र होता है इसका बड़ी संख्या, यानी कि जो भी बड़ी संख्या निकलेगी वो निकलेगी योग प्लस अंतर बटा दो, ठीक है। और जो भी छोटी संख्या होगी तो छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है, छोटी संख्या निकाली जाती है योग माइनस अंतर बटा दो। यानी कि बड़ी संख्या का सूत्र बनेगा योग प्लस अंतर बटा दो, छोटी संख्या का सूत्र बनेगा योग माइनस अंतर बटा दो। अगर योग की बात करते हैं तो योग दिया है मुझे 98 प्लस 36 जो कि अंतर दिया है, यानी कि 98 प्लस 36 बटा में 2। जोड़ के देखो 8 और 6 14 का 4, 1 हासिल का 10 और 3 13, 134 में 2 से भाग दे रहे हैं। 2 छिकी 12, 1 बचा 2 7 14। तो कितना मिला रिजल्ट में, एक संख्या यानी कि 67, ठीक है। दूसरा है योग माइनस अंतर बटा 2, इससे हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो कितना बचा, 2 6। 62 में 2 का भाग दिया तो 31, 31 मिली। कितनी मिली, 31। यानी कि मेरे पास में एक संख्या तो कौन सी बनेगी, एक संख्या तो मुझे बनेगी मेरे पास में 67 और एक संख्या बनेगी मेरे पास में 31। तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल में आता है, एसएससी में आता है ना, बैंकिंग में आता है, उनके अंदर आता है। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कब सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी हो वो केवल और केवल 2 है। तो देखो एक बार आप ध्यान से इसको, चलो आगे बात करते हैं।
एक होती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, देखो हमने सीखा था कि परफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक होता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर भी डायरेक्ट पूछा जाता है बहुत से एग्जाम के अंदर, है ना। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर का मतलब होता है जैसे कोई संख्या है और उस संख्या का हम निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर जानते हो ना, फैक्टर गुणनखंड निकालते हो, है ना। तो उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के इक्वल होना चाहिए, उसी को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ ही संख्याएं होती है, सभी संख्याएं नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक होता है 6, अगर 6 के आप फैक्टर निकालोगे, 6 में 1 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का जा रहा है, 6 में 3 का जा रहा है और 6 में 6 का भी जा रहा है, लेकिन इस 6 को अलग रखो आप। इसके फैक्टरों का योग करो आप, 1 + 2 + 3, है ना। कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। क्या है ये, परफेक्ट नंबर है। वैसे ही बात करूँ 28 की, 28 का भी निकालो आप, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, डायरेक्ट 14 का जा रहा है फिर, है ना। डायरेक्ट फिर किसका जा रहा है, 28 का जा रहा है। तो 28 को तो छोड़ो, 28 तो खुद एक वही संख्या आ गई है। इनका सम निकालो आप, इनका योग निकालो आप, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो 28 हो रहा है। यानी कि ये भी एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो कुछ संख्या ही होती है परफेक्ट नंबर, सभी संख्याएं परफेक्ट नंबर नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे 6 हो गई, 28 हो गए, दोनों के दोनों परफेक्ट नंबर होगी। परफेक्ट नंबर का मतलब ये है कि अगर हम उनके फैक्टर निकालेंगे तो उनके फैक्टरों का सम होना चाहिए ना, वो सम उस संख्या के इक्वल होना चाहिए, उनका सम उस संख्या के इक्वल होना चाहिए, इसी को ही हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, जैसा कि कल बताया था मैंने आपको कि हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है, देखो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। देखो शेषफल प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। यानी कि हम किसी भी डिवीजन को इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप लेते हैं हम अल्फ़ाबेट के रूप में, तो ये होता है a बराबर b × q + r, ठीक है। जहाँ a तो भाज्य है, b भाज्य के, q भागफल है और r शेषफल है। और यहाँ पे कंडीशन रहती है, कंडीशन ये है कि जो r है ना, शेषफल है ना, शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, पर 0 से बड़ा ही होगा, बराबर भी हो सकता है यार, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि ये बराबर BQ + R है, तो निम्न शर्त लागू होगी, तो ये शर्त लागू होगी कि शेषफल 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा और भाजक के बराबर में नहीं हो सकता, भाजक के बराबर में नहीं आ सकता। देखो कैसे, कहाँ पे यूज में लेते हैं इस संख्या को। जैसे मान लो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मैं 120 के अंदर 5 का भाग दूंगा, तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा। इन सभी में मैं निकालना है शेषफल, क्या निकालना है, शेषफल निकालना है बेटा, इन सभी में मैं, ठीक है ना, शेषफल निकालना है। जैसे मैं 120 में 0 का भाग दूंगा, मुझे पता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या मिला, इसमें रिमाइंडर मिला मेरे पास में इसमें 0, ठीक है। ऐसे जैसे मैं 122 के अंदर 3 का भाग देना चाहता हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना मिलेगा। अब या तो भाग दे के देख लो या संख्या का सम निकाल के देख लो, 3 का भाग जा रहा है क्या, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 मिल रहा है, 5 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे भी देख के देख लो, 3 चौके 12, 0 आ जाएगा, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप इस संख्या में इस संख्या का भाग दे रहे हो तो आपको शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो इसे पता होना चाहिए। देखिए एक बार आप इसको ध्यान से,
चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं बोर्ड में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे 130 में 17 का भाग देना है, मुझे पता लगाना है रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। मुझे देखना है 50 प्लस 34, इसमें मुझे भाग देना है 7 का, मुझे देखना है रिमाइंडर कितना आएगा। थर्ड है मेरे पास में 109 माइनस 22, इसमें मुझे देखना है 17 से रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है 90 प्लस 22 माइनस 9, मुझे इसमें पता लगाना है कि 7 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। देखो दोस्त, इसमें कैसे रिमाइंडर जल्दी निकाल सकते हैं, शेषफल कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए देखो कैसे जल्दी निकालेंगे। मुझे 17 का भाग देना है 130 में, तो 17 का पहाड़ा आना चाहिए या फिर भाग दे के देखो, ठीक है। तो देखो 17 पंजे 85, 17 अच्छी 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 ज़्यादा हो रहा है तो 17 7 119, तो 119 आ रहा है कितनी बार में, 17 7 119, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है 11, तो रिमाइंडर क्या जाएगा अपने पास में 11, ठीक है। तो शेषफल बचेगा 11। इसमें देखो या तो आप दोनों को ऐड कर लो, पहले दोनों को जोड़ लो, फिर उसमें 7 का भाग देके पता लगाओ पूरी पूरी बार जा रहा है या फिर शेषफल बच रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है। अगर पूरी बार भाग नहीं देना है तो आप दोनों का अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग किस प्रकार से कर सकते हो, 50 के अंदर 7 का भाग दे दो, 7 7 49, रिमाइंडर कितना मिला 1, तो रिमाइंडर यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है रिमाइंडर यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 1, ठीक है। 34 में 7 का भाग देख के देखो, 7 पंजे 35 होता है तो ज़्यादा आ रहा है, 7 चौका 28 होता है, 6 बच गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिला 6। दोनों को ऐड कर दो, रिमाइंडर को ऐड कर दो, ऐड होने के लिए बोल रखा है ना, तो ऐड कर दो, 6 और 1 7, वापस 7 आ गया, 7 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। वैसे ही आगे वाले में करेंगे, 109 में से 22 घटाना है, फिर 17 का भाग देना है, ठीक है। अब डायरेक्ट करने के लिए कर सकते हो घटा के भी, अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर लो, ठीक है ना। 17 चिकी 102, 17 चिकी 102 होता है, 6 बार में कितना बचा 7 बच रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 7 मिला, ठीक है। 22 में 2 17 एकम 17 5 मिला, कितना रिमाइंडर मिला 5 मिला यहाँ से, ठीक है। तो 7 में से 5 गया तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। वैसे ही 90 प्लस 22 माइनस 7 सॉरी माइनस 9 अपन 7, 7 से भाग लगाना है, तो 7 का पहले 90 में भाग लगा दो, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा 7 एकम 7, 2 बचा 7 दूनी 14, यानी कि 6, कितना रिमाइंडर मिल रहा है 6। 22 में दिया तो 7 21, एक रिमाइंडर मिला, 7 एकम 7, 2 रिमाइंडर मिला, ठीक है। इन दोनों को तो ऐड करो, 6 और 1 को जोड़ा तो 7, इन दोनों को ऐड किया तो 7, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5, तो रिमाइंडर कितना गया अपने पास में 5, रिमाइंडर कितना गया 5। इस प्रकार से आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है इस प्रकार से, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से मिलकर क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, चलो दोस्त आगे बात करते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। देखो जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन ये है, संख्या x 5 8 y 9 से पूर्णतया विभाजित है। ये तो x व y का अधिकतम मान व निम्नतम मान
हमें ज्ञात करना है एक्स और वाई का अधिकतम मान व निम्नतम मान। ठीक है, हमें दिया गया है कि संख्या है एक्स 5 8 वाई के रूप में संख्या है जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित है, 9 से पूरी तरह विभाजित है। देखो दोस्त कैसे हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले संख्या देखो एक्स 5 8 वाई। कल भी बताया था मैंने कि 3 का और 9 का विभाज्य का नियम सेम होता है। सेम का मतलब क्या होता है कि एक जैसा ही होता है कि जो भी दी हुई संख्या है ना, उस संख्या के एक एक अंकों का आप योग निकालो, सम निकालो। वो सम उसका गुणज होना चाहिए। अगर गुणज हो रहा है तो 9 से पूरी तरह विभाजित है और नहीं तो विभाजित नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला गया पूर्णतया विभाजित है, मतलब 9 का पूरी तरह से इस संख्या में भाग जा रहा है। भाग जा रहा है तो इस संख्या को योग करके देखो। योग करो इसमें x + 5 + 8 + y। ठीक है, योग निकालो 8 और 5 14, तो 14 + x + y। अब इस संख्या में मुझे 9 का भाग देना है, इसको भी आप डिजिट में निकाल दो। 14 को भी डिजिट में निकाल सकते हैं ना, या फिर 5 से कितना बड़ा 9 से कितना बड़ा है ये देख लो। 9 से कितना बड़ा है ये 5, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर तो 5 आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, मुझे योग ही निकालना है ना संख्या का, इसीलिए रिमाइंडर पे ध्यान दे रहे हैं। +x + y। अगर मैं x और y का अधिकतम मान रखूँ यहाँ पे तो अधिकतम बनेगा, निम्नतम रखूँ तो निम्नतम बनेगा। मेरे पास ऑलरेडी 5 आ रखा है योग में, मुझे इसको भी कैसे भी करके 9 बनाना है। योग क्या बनाना है, योग 9 बनाना है। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या रख सकता हूँ मैं, बड़ी से बड़ी संख्या मान लो मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूँ, यहाँ पे 9 रख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे 9 रख सकता हूँ, यहाँ पे 4 रख सकता हूँ। तो यहाँ से कितने कितने मान मिले, 2 मान मिले यहाँ से। ठीक है, ये तो एक गया अधिकतम के लिए। ये कौन सा हो गया अधिकतम, ये हो गया अधिकतम। अगर मैं बात करूँ निम्नतम मान के लिए, किसकी बात करें अब, निम्नतम मान के लिए, तो निम्नतम मान के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में 5 आ गया है, उसका रिमाइंडर जो कि योग हो रहा था पहले x + y। मुझे कम से कम मान निकालना है इसका। ठीक है, और मुझे क्या लाना है इसको, ये लाना। अगर मैं 1 1 रखूँ तो नहीं हो रहा, अगर मैं 2 रख दूँ यहाँ पे तो 5 और 2 7, 9 बनाने के लिए वापस कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 और 2 ये इनका हो गया निम्नतम मान। क्या हो गया, निम्नतम मान। तो अधिकतम के लिए बोला था, तो अधिकतम के 2 पॉसिबल मान है यहाँ पे। कितने मान है अधिकतम के, 2 पॉसिबल मान है x और y। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ, हाईएस्ट में या तो ये 4 होगा या 9 होगा, या फिर ये 9 होगा या फिर ये 4 होगा, दोनों ही हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, और लोवेस्ट वैल्यू की बात करें तो लोवेस्ट में दोनों ही सेम आ रहे हैं। अगर x 2 है तो y भी कितना होगा, 2 होगा। ये इनका लोवेस्ट वैल्यू आ रही है। देखो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किया है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में इस प्रकार से, यदि 7 5 व 4 का भाग एक संख्या में देते हैं, एक संख्या में लगाते हैं या देते हैं ना, देते हैं, तो शेषफल 4 0 व 2 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस किया करो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, सेम टाइप के। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब इस प्रकार के क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने कभी प्रैक्टिस की हो इस प्रकार के क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है। ठीक है, हमें भाजक क्या क्या दिया है, हमें भाजक दिया है 7, 5, 4। हमें शेषफल क्या क्या दिया है, हमें शेषफल जो जो दिया है वो लिख लो आप, इस साइड में लिखो शेषफल को। हमें शेषफल दिया है 4, 0, 2। ठीक है, ये हमें शेषफल दिया है बेटा, और ये हमारे पास में भाजक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैं 4 का भाग देता हूँ ना, इसमें तो 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है ना, पूरी पूरी बार नहीं जाता, तभी तो यहाँ पे 2 शेषफल आ रहा है। 4 का भाग देने पे तभी तो 2 शेषफल आ रहा है। अब उस संख्या का पता लगाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी देर के लिए कि वो संख्याएं जीरो थी मेरे पास में, वो संख्याएं क्या थी, जीरो थी। जैसे मैंने जीरो में 4 का भाग दिया, जैसे सॉरी मतलब वो संख्या 2 थी स्टार्टिंग में, यानी कि भाग गया 0 बार में, शेषफल आ गया 2 बार में, तो 0 मानकर सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे कितना मानकर, 0 मानकर। अब देखो कैसे करेंगे, 4 को 0 से मल्टीपल किया तो 0, 0 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर 5 को 2 से मल्टीपल किया तो 5 दूनी 10, 10 में 0 जोड़ा तो 10 ही रहेगा, 10 आ गया। 7 को 10 से गुणा किया तो 70, 70 में 4 जोड़ा तो 74, कितना गया, 74। तो वो संख्या कितनी होगी, 74 होगी वो संख्या। वो संख्या कितनी होगी दोस्त, 74 होगी। एक बार ध्यान से देखो, इधर भाजक लिख लेना है, इधर शेषफल लिख लेना है। वो संख्या आपको 0 मानकर कैलकुलेट करनी है कि अगर वो संख्या 0 है, ठीक है, तो 4 को 0 से गुणा किया लेकिन शेषफल 2 बच रहा था, तो वो संख्या 2 बन गई। फिर जैसे ही 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, तो 5 में 10 का भाग देंगे, 0 शेषफल मिल रहा है। फिर 7 को 10 से मल्टीपल किया तो 70, 70 में 4 ऐड किया तो 74। आप जांच भी देख सकते हो इसकी, 74 में 7 का भाग लगाओ भाई आप, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे 7 एकम 7, 0 बचा, आगे 4 आ गया। कितनी बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, भाग टूट गया ना, यहीं पे 4 आ रहा है, तो शेषफल कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा, टोटल 10 बार जाएगा, ये भाग 70 आएगा, यहाँ पे 10 बार जाएगा ये भाग। ठीक है, 10 बार, तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। वैसे ही अगर आप 74 के अंदर 5 का भाग लगाते हो तो 5 एकम 5, 2 बचा है ना, 5 चौका 20, कितना मिला, 4 मिला, आ गया शेषफल 4, आ गया था। ठीक है ना, ठीक है, शेषफल 4 ही मिल रहा है ना, 5 एकम 5, 2, 5 चौका 20, 4 शेषफल आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही 74 के अंदर भाग लगाते हैं 4 का, 4 एकम 4, 3 मिला यहाँ पे। ठीक है, 34 बन गया, और क्या वाट है, 32। यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया 2, तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, 2 आ गया। चलो आगे बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखो हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आप जानते होंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना कैसे निकालते हैं। जैसे 18 है मेरे पास, 18 का मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है ना, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस प्रकार से निकालते हैं। 1 का भाग जा रहा है 18 में, 18 बार में, फिर 2 का जा रहा है 9 बार में, फिर 3 का जा रहा है 3 बार में, फिर 3 का जा रहा है 3 में 1 बार में। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको टुकड़ों में लिखना है। तो क्या हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। इनका इसमें क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसको मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे हम। किस रूप में लिख लेंगे, मल्टीपल के रूप में। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका, कि 18 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक होता है 18 के फैक्टर, 18 के फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है 18 के भाजक, 18 के भाजक।
अब 18 के भाजक कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान से, 18 के भाजक किस प्रकार से निकालते हैं। 18 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, 7 8 9 का जा रहा है, फिर उसके बाद में खुद 18 का जा रहा है। तो ये 18 के भाजक है, ये क्या है, ये 18 के भाजक है। ये तो है फैक्टर और ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भाज्य गुणनखंड है और ये भाजक है, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है 18 के गुणज, 18 के गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो गुणज तो होता है पहाड़ों के रूप में 18 36 54 72, ऐसे चलता ही जाता है ये तो, ठीक है ना। तो वो होते हैं गुणज। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन है भाज्य गुणनखंड, एक होता है फैक्टर यानी कि भाजक, एक होता है गुणज यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल 18 36 54 जो कि पहाड़ा चलता है, और भाजक वो है कि उस संख्या में किस किस अन्य अंक संख्या का भाग जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब हम ये निकालते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला फैक्टर वाला। आपसे पूछ ले डायरेक्ट कि आपको 18 के भाजक निकालना है, 18 के फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो मुझे पूछा गया है किसी क्वेश्चन में कि 18 के कुल कितने फैक्टर होंगे, 18 के कुल कितने भाजक होंगे, ठीक है ना, संख्या के रूप में बताना है मुझे। अब जैसे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, 18 के मेरे पास में टोटल कितने 6, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ जल्दी, इनको बिना देखे हुए, इनको बिना देखे हुए कैसे निकाल सकता हूँ। 18 है मेरे पास में, 18 के दो अभाज्य टुकड़ों में तोड़ दो 18 को। सबसे पहले तोड़ दो इसको 9 गुणा 2 में, 9 दूनी 18 हो रहा है, फिर 9 टूट रहा है 3 गुणा 3 के रूप में, और ये टूट रहा है 2 के रूप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई, 3 की पावर 2 आ गई, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई 1, 2 की पावर कितनी आ गई 1। सिर्फ और सिर्फ आप इसके पावर पे देखना है, किस पे देखना है, पावर पे देखना है। पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, दोनों अभाज्य टुकड़ों में टूट गया ना, 3 भी अभाज्य और 2 भी अभाज्य। अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना है आपको संख्या को, और जैसे ही जो पावर प्राप्त होती है उस पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड करेंगे मतलब 2 में एक ऐड करेंगे, उसको मल्टीपल करो दूसरी की पावर में एक ऐड करके, 1 + 1, दोनों की पावर में एक एक ऐड करेंगे। 2 में भी एक ऐड कर दिया है हमने जो कि 3 की पावर थी 2, और हमने 2 की पावर 1 में भी हमने एक ऐड कर दिया है। 2 में एक ऐड किया तो 3 हो गया, 1 में एक ऐड किया तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 2 और 1 तो हो गया 3 इंटू 1 और 1 हो गया 2, 3 दूनी 6। तो इसके टोटल कितने फैक्टर प्राप्त होंगे 6, गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितने फैक्टर आ रहे थे टोटल 6 फैक्टर। तो हम है ना इस प्रकार से पता नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, मान लो आपसे पूछ लिया ये लो क्वेश्चन पूछ लिया टोटल 360 के फैक्टर, 360 के फैक्टर, अब पता लगाओ 360 का, ऐसा निकालोगे क्या, ऐसे निकालोगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे कि कितने आएंगे। तो हम डायरेक्ट इस विधि से निकालेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस है ना, जीडी, इनमें काफ़ी भर भर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनका जरूर ध्यान रखना है। तो 360 के फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है, 360 का मैं दो भाज्य टुकड़ों में तोड़ूंगा। कैसे तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट देखो 36 गुणा 10 में लिख सकते हैं, ठीक है। 36 को लिख सकता हूँ मैं 9 चौका 36, 9 गुणा 4 में, 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 के अंदर, 9 को लिखूंगा 3 की पावर 2 में, 4 को लिखूंगा तो 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 1 यहाँ पे भी, चलो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे उसको, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, दोनों को ऐड कर लेंगे इधर, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 तो पहले से ही है, 2 की पावर 1 है। जब आधार समान होता है ना तो घातें जुड़ जाती है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो हमें 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 3 हो गई इंटू 5 की पावर 1 हो गई। तो क्या क्या मिली हमें घात के रूप में, हमें घात के रूप में मिली 3 की पावर 2, तो 2 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे घात के रूप में मिली हमें 2 की पावर 3 थी, तो 3 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, तो मल्टीपल में 1 + 1 हो जाएगा, मतलब जो भी घात है ना उस घात को 1 बढ़ाकर लिखना है आपको। 2 और 1 हो गया 3 इंटू 3 और 1 4 इंटू 1 और 1 2, 3 चौका 12, 12 दूनी 24, तो टोटल कितनी संख्याएं मिलेगी जो इसमें 360 का भाग जाएगा, टोटल 24 संख्याएं मिलेगी। ऐसे कितनी मिलेगी 24। अगर स्वयं के अलावा बात की जाए कि स्वयं के अलावा कितनी संख्याओं का, तो एक माइनस कर दो आप, उसमें से एक माइनस करेंगे 24 में से, तो कितनी मिलेगी 23, 23 संख्याएं टोटल मिलेगी आपको। अच्छे से देखिएगा एक बार।
चलो दोस्त, इसी कंसेप्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बोल दो या फिर आप बोल दो उसको कि उस संख्या के कितने भाजक निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकाल रहे हैं, टॉपिक चल रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। जैसे देखो नंबर 1 पे 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का पता लगाओ पहले तो कि कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 24 के। तो बात हो रही है 24 के, तो 24 को मैं तोड़ूंगा बेटा ऐसे 2 अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है ना। देखो 6 चौका 24 होता है, उस रूप में तोड़ सकते हो, ठीक है ना। या 3 वाटा 24 होता है, तो 3 गुणा 8 में तोड़ दिया मैं इसको, ठीक है बेटा। 3 की पावर तो 1 हो गई और 8 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3। अब डायरेक्ट पावर में 1 जोड़ के डायरेक्ट निकालेंगे, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 इंटू 3 में 1 जोड़ा तो 4, 2 चौके 8, टोटल कितनी संख्याएं प्राप्त होगी, 8 होगी। देखो कैसे क्या है, 3 की पावर 1 है ना, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 थी। तो हमें इस बेस से कोई मतलब नहीं है, हमें 3 और 2 से कोई मतलब नहीं है, ये तो इनका बेस है। हमें सिर्फ पावर पे ध्यान देना है। पावर कितनी है, 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 3 में 1 जोड़ा तो 4, तो 2 चौका 8, तो कितनी संख्याएं प्राप्त होगी, 8। 8 ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी जिसका भाग इसमें 24 में जाएगा, ठीक है। देखो कंसेप्ट कहाँ से आता है, कंसेप्ट आता है 24 के भाजकों या गुणनखंडों का योग, है ना। 24 के गुणनखंडों का योग, या तो आपको ये पूछ लेगा या पूछ लेगा 24 के कुल कितने सम गुणनखंड है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, कुल कितने विषम वाले निकालते हैं, अभाज्य भी निकालेंगे बाद में, कि कुल कितने विषम गुणनखंड है, ठीक है। देखो दोस्त कैसे निकालेंगे, 24 के गुणनखंडों का योग की बात की है, तो सबसे पहले तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको भाग विधि से भी निकाल सकते हो आप चाहे तो। भाग विधि से नहीं निकालना है तो ये 24 के गुणनखंड ही आ रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो एक तो आ गया मेरे पास में कितना 3, और एक आया था मेरे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 3 और 8 कितना हो रहा है, 8 और 3 11, कितना हो रहा है 11 हो रहा है। आप चाहो इसको तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 3 की पावर तो कितनी आ गई 3, तो 3 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गए, दोनों का योग निकालना है, योग पूछा है उसने, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 11। बात करते हैं 24 के कुल कितने सम गुणनखंड है। अब सम गुणनखंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो सम गुणनखंड की बात कर रहा है तो सम गुणनखंड केवल एक ही मिला जो कि 2 की पावर 3 था, कितना था 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। हाँ, अगर मुझे इसमें सम गुणनखंडों का योग पूछ लेता है, योग सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो सम गुणनखंड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, गुणनखंड पूछा है वो मतलब वो मल्टीपल के रूप में आएगा। आप ये नहीं बता सकते कि 2 की पावर 3 है तो उसका योग 8 ही होगा, फिर गलत है आपका। कैसे निकालना है, इसमें से है ना, यहाँ पे हम लिख रहे थे इसको 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3 के रूप में ये लिख रहे थे। मुझे इसको सम बनाना है, सम बनाने के लिए मैं 1 2 को बाहर निकालूंगा, तो मेरे पास लग गया 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2, लिख लूँगा ये इस रूप में। जैसे ही मेरे पास में बाहर 2 मल्टीपल के रूप में, इसका मतलब इस संख्या का मान सम हो चाहे विषम हो कुछ भी हो, लेकिन मैं 2 से गुणा करूंगा तो मुझे रिजल्ट में सम मिलेगा। यानी कि वो पूछना चाह रहा था इसके बारे में कि टोटल कितने सम गुणनखंड मिलेंगे, उनका योग क्या होगा। तो 3 की पावर 1 3 होगा, इंटू 2 की पावर 2 4 होगा, तो 3 चौक 12, तो योग कितना होगा उनका 12 होगा, कितना होगा 12 होगा। वैसे ही अगर बात की जाए कि 24 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो विषम की बात कर रहा था, तो विषम तो मैं एक ही मिल रहा था 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 बन जाएगा। अगर योग पूछना चाह रहा था कि कितने मिलेंगे, तो सेम वैसे ही करेंगे, 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3, यहाँ से मैं 3 बाहर ले लूँगा तो 2 की पावर 3 रह गए, और 2 की पावर 3 क्या बनेंगे मेरे पास 8, तो योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये वाला 8, ठीक है ना। और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। सम पूछेगा तो आपको कैसे भी करके 2 बार निकालना है। विषम पूछेगा तो जो भी विषम आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना उसमें गुणनखंड के रूप में, उस विषम आंकड़े को बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने का मतलब है उसको जैसे ही आप बाहर निकालोगे कॉमन के रूप में ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का चिन्ह लगता है, और गुणा का चिन्ह लगता है तो वो गुणा होके
जैसे अभी यहाँ पे सम लिया था तो इस पूरी संख्या इससे गुणा होकर सम बन जाएगी, विषम बाहर ले लिया तो इस ये संख्या इससे गुणा होकर विषम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि विषम आंकड़ा लिखा हुआ है बाहर, इसलिए। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्टी भी है ना, बिना कोशिश के नहीं आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है अपनी, अभी 2-5 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। हाँ तो इसी प्रकार आपको निकालना है दोस्त, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सेम यही बताना है 72 के, किसके 72 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, उन अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है, उन अभाज्य गुणनखंडों में कितने समअभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, कितने विषम मिलेंगे, समअभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आपको ये निकालना है, कोशिश करना है, कोशिश करोगे तभी सीखोगे, आगे आपको आगे हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू।